शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आज का अपना विषय है अब कोरोना सुनामी का कहर, अपने आप को बचाए कैसे। कोरोना केसेस बेतहाशा बढ़ रही है, क्या होगा? इस डर के माहौल से कैसे बचे और अपने लोगों को बचाए? मानसिक स्वास्थ्य बेहतर कैसे रखे? तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हम बहुत ही एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। रोज की केसेस बहुत बढ़ रही है कोरोना की। ये दूसरी लहर है। इंडिया में कल 2,73,802 केसेस हुई थी। आज के अंक मैंने अभी तक देखे नहीं है, और उसमें से 1,619 डेथ हुई थी। 7 दिनों का अगर इंडिया का एवरेज देखे तो 2,19,155 पर डे केसेस आ रही है गए 7 दिनों से, ऐसा मान सकते हैं। और पर डे 1,227 मृत्यु हो रही है। नेचुरली इस कारण सबके मन में बहुत डर निर्माण हुआ है। पूरे भारत की स्थिति बहुत विकट है। और जिस मुंबई में मैं रहता हूं, जिस महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, वहां भी बहुत विकट परिस्थिति है। मुंबई में हर दिन 10,000 के ऊपर आसपास केसेस निकल रही है। महाराष्ट्र का एवरेज 60,000 के ऊपर है। कल थोड़ा कम हुआ था, 55,000 केसेस केवल आई थी। यानी 55,000 इतना बड़ा अंक है। इसके बावजूद, क्योंकि 63 तक पहुंची थी, 63,000 तक पहुंची थी, इसलिए भी 55 कम लग रही है। इसके पहले जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमने अचीव किया था वो 16 सितंबर 21 में किया था, जब पूरे भारत में सबसे ज्यादा केसेस आई थी 97,894। अब उससे दुगने से ज्यादा केसेस आ रही है। वैक्सीनेशन के बारे में अगर सोचे तो हमारे पूरे देश में एक डोज जो दिया गया है, सरकारी आंकड़ा है, वो 10 करोड़ 73 लाख लोगों को दिया गया है। ये टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें केवल 7.9% है। और जिनके दोनों डोजेस पूरे हुए वे 1 करोड़ 64 लाख लोग हैं, और वो हमारे टोटल पॉपुलेशन में केवल 1.2% है। अब ये सब बातें सुनने के बाद में हम रोज न्यूज देखते हैं कि बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, रेमडेसिविर जिसको जान बचाने की दवाइयां मानी जाती है, लाइफ सेविंग ड्रग माना जाता है, वो है नहीं है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वो मिल नहीं रही है, उसका काला बाजार हो रहा है, उसके लिए सरकार एक दूसरे के साथ में झगड़ रही है। और कई लोगों को ऑक्सीजन न मिलने के कारण, बेड न मिलने के कारण, ट्रीटमेंट न मिलने के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। इसलिए पूरे भारत में एक बहुत डर का माहौल तैयार हुआ है, और इस स्थिति में मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं वे भी बहुत चिंतित होंगे, जैसे मैं भी चिंतित हूं। शायद हमारे घर के किसी को कोरोना का परिणाम भुगतना पड़ा होगा। शायद हम में से कोई गुजरा भी होगा, वो भी दुख हमने झेला होगा। शायद हम में से कुछ लोगों को, घर के लोगों को या खुद को भी बेड उपलब्ध नहीं हुआ होगा, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई होगी। ये सभी चीजों से हम गुजर गए।
गुजर रहे भी होंगे। मैं सबके साथ बात करना चाहता हूं। ये बहुत ही बड़ी विश्व की आपदा है। विश्व इसे पहली बार झेल रहा है ऐसा नहीं, लेकिन ये नए तरीके की आपदा आपदा जो पुराने तरीके की है। जैसे स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, दुनिया के कई देशों में उसने कहर निर्माण किया था, कहर ढाया था। भारत में भी आया था। 1980 से लेकर 17 से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन 18 में उसमें सही माने में कहर शुरू हुआ। 1980 से लेकर 1922 तक इसका कहर कायम रहा। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, और इनमें करीबन भारत में उस वक्त जो भी आधे अधूरे अंक उपलब्ध है उसके आधार पर 1.25 करोड़ से लेकर तो 1.25 करोड़ तक लोग मारे गए थे। पूरे दुनिया में 5 करोड़ लोग मर चुके थे। आखिरी के समय उसके ऊपर कुछ डॉक्टरी इलाज उपलब्ध हुए, इसलिए फिर उसको सही माने में हम कुछ जगहों पर रोक पाए थे जहां नया वैक्सीनेशन पहुंच पाया था। ये स्थिति थी। तब ना हमारे पास कोई इलाज था, ना हमारे पास कोई दवाइयां थी, ना हमारे पास वैक्सीनेशन था। आज वैसा ही ये कहर आया, लेकिन ये नया दुनिया का कहर है। तब वो स्पेनिश फ्लू था, वो जहाज के जरिए, रेलवेज के जरिए पहुंचता था। भारत में रेलवे बिछाई गई थी, चल रही थी। कई देशों में रेलवेज के जरिए, और एक देश से दूसरे देश में जहां जमीन नहीं है वहां समुद्र के जरिए, यानी जहाजों के जरिए पहुंचता था। इसलिए उस पर काफी ब्रेक लगते थे। फैलने का प्रमाण जो था वो काफी कम था। लेकिन अभी का जो हमारा ये कोविड-19 जिसको हम कहते हैं, सार्स फैमिली का 7वां सदस्य है ये हम सभी जानते हैं कि ये हवा से गुजरा, यानी एरोप्लेन से आया, अमीरों के द्वारा चीन से फैलकर पूरे दुनिया में फैला। जो एरोप्लेन में प्रवास करते हैं उनके माध्यम से ये आया, और करीब करीब सारे दुनिया के देशों को इसने जकड़ लिया। और आधुनिक जगत का ये फैलने का जो परिणाम हमने भुगता है, उसी के साथ में आधुनिक जगत में जो एक यंत्रणा मेडिकल की विकसित हुई, जिसके कारण हम लोगों की जान बचा सकते हैं, इसीलिए पूरे डेथ का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण स्पेनिश फ्लू की तुलना में काफी कम है। बहुत ही कम है ऐसा हम कह सकते हैं। इंडिया में देखा जाए तो अभी तक जो हमारी मृत्यु हो चुकी है वो 1,79,000 तक की हो चुकी है। 2018-19 की तुलना करें तो ये मृत्यु हमें नगण्य लगेगी, लेकिन हर इंसान की मृत्यु एक कुटुंब की मृत्यु होती है। उसके आसपास के लोगों को, उसके परिचित लोगों को और उसके कुटुंब के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन की बहुत कीमत होती है, और इस वातावरण में हम अभी बात कर रहे हैं। मित्रों, मैंने आज सोचा था कि आपके साथ में बात करते वक्त केवल पॉजिटिव बातें करूंगा, क्योंकि हमें अपने आप को इससे बचाना है। कल भी इस विषय पर चर्चा रखी है। कल इस विषय में सुनामी कोरोना की और मेंटल हेल्थ तज्ञ डॉक्टरों के साथ में ये चर्चा होगी। डॉक्टर अशोक अरबट है जो फुफ्फुसीय विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर एनडी पाटिल है, आय सर्जन है, और मैं कुछ सवाल उनसे पूछूंगा। कुछ सवालों के जवाब में मैं भी शरीक होऊंगा।
तो कल जो भी बातें होगी उसके बारे में जरा विस्तार से हम अलग बातें कर पाएंगे। आज मैं केवल पॉजिटिव बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। भाई ये दूसरी लहर आने वाली थी, सबको पता था, दुनिया का इतिहास था। जैसे पहली लहर आई थी 2018 में, सॉरी 1918 में, 1917 में स्पेनिश फ्लू की। उसके बाद में जो दूसरी लहर आई उसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे। ये हमारे सामने दुनिया का इतिहास उपलब्ध था। भारत कोरोना के जानलेवा हमले से 2-3 महीने आगे चल रहा है। इसलिए हमें पुराने अनुभव से सीखने का अवसर भी था। यूरोप में यह लहर सितंबर अक्टूबर में ही आ चुकी थी। बेतहाशा ये बढ़ रही है। यूरोप के कई देशों में और खास कर इंग्लैंड जैसे देश को भी लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इसका भी हमें ज्ञान था। हमने हालांकि पूरी तरह से तैयार होना चाहिए था, लेकिन हमने उल्टा किया। हमने जो तैयारियां की थी, वो तैयारियां हमने केवल उसके तरफ ध्यान कम दिया ऐसा नहीं है। जो तैयार कर चुके थे उसको भी हमने डिसमेंटल कर दिया, उसको उखाड़ कर रख दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दूसरी लहर जो है, जो जबरदस्त हो सकती है, ये ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर में आएगी है, इसे हमारे तज्ञों ने कहा था। शायद सरकारों ने उस पर विश्वास रखा। नवंबर में थोड़े कुछ जगह पर बढ़ गए थे केसेस, यही दूसरी लहर है ऐसा माना गया। और बाद में जनवरी में जब पूरी तरह से कम हो गया, तो सबको लगा कि ये दूसरी लहर पर हमने काबू कर लिया अपने आप और वो अब चली गई है, इसलिए दूसरी लहर को हमने जीत लिया। ये केवल मैं कल्पना नहीं कर रहा। हमारे देश के इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े तज्ञ हैं, जैसे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है, जो एम्स के डायरेक्टर है, या फिर हमारे महाराष्ट्र के इसी क्षेत्र के बहुत प्रमुख डॉक्टर है, डीन है, ओक है, इन दोनों ने ये बातें जाने अनजाने में अपने इंटरव्यूज में कबूल की कि हम धोखा खा गए। हमको लगा कि दूसरी लहर नहीं आएगी, इतनी बड़ी नहीं आएगी, ऑलरेडी आ चुकी है। और इसलिए हम इतने बड़े पैमाने पर आने वाले लहर के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, हमारी केंद्र सरकार शायद तज्ञों की बात सुने ना सुने, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को, उनके मुख्यमंत्री को, उनके काम करने के तरीकों को हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। वे तज्ञों की सुनते हैं, आवश्यक चीजें करने का प्रयास करते हैं। तो ये दिख रहा है कि उनको गलत जानकारी दी गई थी और इसलिए इतनी बड़ी तैयारी वे कर नहीं सके कि नहीं, अब इसमें तज्ञों ने दी हुई गलत जानकारी का परिणाम है, या फिर अज्ञान का परिणाम है, या फिर सीरियस नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ है। इस सब के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, अभी नहीं करूंगा। मैं केवल परिणाम आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए आज ये स्थिति है कि महाराष्ट्र, जो इसकी व्यवस्था में बहुत आगे था, है भी, और कोरोना के परिणामों के बारे में भी बहुत आगे है, क्योंकि यहां टेस्टिंग अच्छी होती है, ईमानदारी से केसेस सामने रखी जाती है, मृत्यु भी ईमानदारी से रखी जाती है, इसलिए तैयारी भी काफी अच्छी थी ऐसा पहले लग रहा था। पहली लहर जो आई थी हमारे भारत में, तब तो मेरे आसपास के कोई कोरोना को, यानी कोरोना से ग्रस्त नहीं हुए थे।
लेकिन अभी इस लहर में मेरे घर के आसपास के यानी जो भी मेरे नजदीक के रिश्तेदार लोग हैं, करीबन सभी के सभी कोरोना के चपेट में आए। और सरकारी तंत्र कितने अच्छे ढंग से काम करता है। कम से कम महाराष्ट्र में कितनी अच्छी व्यवस्था है, मुंबई में, ठाणे में कितनी अच्छी व्यवस्था है, इसकी जानकारी सही मायने में मुझे प्राप्त हो चुकी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन अभी सभी व्यवस्था वो चरमरा गई है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर केसेस आने शुरू हुई है और इतनी बड़ी व्यवस्था करना किसी भी सरकार के लिए अचानक असंभव सा। तो ये किसका फेल्यूर है, क्या है, इसके बारे में मैं बाद में, क्योंकि ये आज का और कल का तो प्रोग्राम होगा ही, उसके बाद भी और एक तज्ञों के साथ में प्रोग्राम आपके सामने रखने की इच्छा है, तब बहुत विस्तार से बोलूंगा। आज मैंने तय किया कि कोई भी निगेटिव बात आपके सामने नहीं करनी। तो मित्रों, इस कोरोना के सुनामी में अपने आप को हम कैसे स्वस्थ रखें। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम में से कुछ लोगों के घर के लोग कोरोना को फेस कर चुके हो, उनमें से कुछ लोग कोरोना के बाहर आ चुके हो, या फिर ये भी हो सकता है आप जो सुन रहे हो उनमें से कुछ लोगों के घर के लोग शायद कोरोना से अभी ग्रस्त हैं, उनके ट्रीटमेंट चल रही है, या फिर वो होम क्वारंटाइन में या फिर होम आइसोलेशन में है। ये सब मानकर मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं। ये जो कोरोना वायरस है, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, मैंने जैसा पहले कहा कि ये नया नहीं है, सार्स फैमिली का ये 7वां सदस्य है। इसके पहले भी इस ढंग के वायरसेस को हम फेस करते आए हैं। भारत में पहली केस आई थी, वो 30 जनवरी को आई थी, केरल की पहली केस। अभी करीबन 15-16 माह हो गए और ये नया म्यूटेंट आया है। इसको डबल म्यूटेंट कहा जाता है। ये नया म्यूटेंट क्या है, डबल म्यूटेंट क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा भी करेंगे। तो इससे हमें कौन बचाता है? अभी जो हमें 15-16 माह मिले हैं, भारत की बात कर रहा हूं, और पूरे दुनिया की बात करनी है तो 18 माह मिल चुके हैं। तो ये 17-18 माह जो हमें मिले हैं, उसमें हमें अभी ध्यान में आया है कि इससे बचाना केवल हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के हाथ में। आप बोलोगे सर वो टीके आ रहे हैं, वैक्सीनेशन है। वो वैक्सीनेशन भी इम्यून सिस्टम को ही बचाने का काम सौंपते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि इस महामारी से बचाने का काम केवल हमारी इम्यून सिस्टम कर सकती है। ये बात सही है कि अभी जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर लोगों ने विकसित किया, पूरे दुनिया में 18 माह में और भारत में 15-16 माह में, ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट के कारण हम काफी मृत्यु दर कम कर पाए। लेकिन हमारे पास में कोई ऐसी दवाई नहीं, चाहे रेमडेसिविर हो या चाहे कुछ भी हो, कि जिसके कारण हम लोगों को बचा सके। इसलिए ना हमारे पास जान बचाने वाली दवाई है, जिसको हम लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ अलग दवाइयां हैं, उनसे शायद जिंदगी बच सकती है। एक आध डॉक्टर ने ये बात कही है, सब साइंटिस्ट कहते नहीं है, सब डॉक्टर्स कहते नहीं है, उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी वो विषय यहां नहीं लूंगा, क्योंकि सर्वमान्य जो चीज है पूरी दुनिया में, भारत में भी, वो ये है कि हमारे पास कोई भी लाइफ सेविंग ड्रग अभी नहीं है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, ये लाइफ सेविंग नहीं है। डॉक्टरों के शब्दों में, सभी के तज्ञ डॉक्टरों के शब्दों में,
जो बेड होता है हॉस्पिटल का, उसके 4 दिन बचाए जा सकते हैं रेमडेसिविर के द्वारा। इसके अलावा कोई भी इसका ज्यादा उपयोग नहीं है, यानी इसकी तीव्रता कम होती है। इसलिए जो पेशेंट हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रहेगा, उसके बजाय वो 4 दिन पहले घर जाए। इतना ही होता है। एक हद से ज्यादा अगर इसका परिणाम बढ़ा, यानी कोरोना का इन्फेक्शन का परिणाम बढ़ा, तो रेमडेसिविर का कोई उपयोग होता नहीं, और प्राथमिक स्तर में भी रेमडेसिविर का कोई उपयोग होता नहीं। इसलिए अभी जो पूरी लड़ाई चल रही है भारत में, और खासकर हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ही चल रही है, तो ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, ये सभी के सभी तज्ञों का कहना है। अब मित्रों, इसमें जो लोग होते हैं, इन्फेक्शन जो होता है, ये डबल म्यूटेंट के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन हो रहा है। आर नॉट जिसको कहते हैं, कि एक व्यक्ति कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो पहले जो यानी लहर आई थी, जो हमारे यहाँ मार्च के बाद, गए साल में मार्च के बाद, यानी 2020 में लहर बढ़ते गई, उसका वायरस 1 से 2 लोगों तक या 3 लोगों तक इन्फेक्ट करता था। यानी एक व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों तक इन्फेक्शन, 3 लोगों के द्वारा फिर 9 लोगों तक इन्फेक्शन, 9 लोगों के द्वारा 9 into 3 यानी 27 लोगों तक इन्फेक्शन, इस ढंग से वो बढ़ता था। अभी इसका आर नॉट क्या है, किसी को पता नहीं। कई तज्ञ डॉक्टरों का कहना ऐसा है कि ये एक व्यक्ति से शायद 25 लोगों तक भी फैलता हो। एक से अगर 25 तक फैलता है, तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पर फैलता है, भयावह परिस्थिति निर्माण कर सकता है। अभी हमारे यहाँ जिस ढंग की ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, वो अगर ठीक ढंग से मिल पाई, कम से कम महाराष्ट्र की बात तो मैं कर सकता हूं, दिल्ली में भी अच्छी व्यवस्था है, बाकी भी कुछ स्टेट्स में अच्छी व्यवस्था हो सकती है, केरल जैसे स्टेट में तो डेफिनेटली होनी चाहिए। तो ये जो नई व्यवस्था है, उसके कारण काफी लोगों की जान बच सकती है, और ये मृत्यु दर बहुत कम रखा जा सकता है। अभी भी जो नई केसेस आ रही है, अभी जो दिख रहा है, उसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन हो रहे हैं कि उस तुलना में ये मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। दर ज्यादा नहीं है, लेकिन मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा है, और इसलिए भी बड़े पैमाने पर डर पैदा हुआ। हम सभी जानते हैं कि सब लोगों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोगों को इन्फेक्शन होने के बाद में ये इन्फेक्शन इतना मामूली होता है कि वो अपने घर में रहकर, आइसोलेशन में रहकर, क्वारंटाइन में रहकर डॉक्टर की सलाह ले, कुछ सपोर्टिव दवाइयां ले, और घर में ही अपने आप में ट्रीटमेंट कर सके डॉक्टर की सलाह। अभी संयोग ऐसा अच्छा है कि डॉक्टरों को इस विषय की समझ बड़े पैमाने पर क्रिएट हुई। आम जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, उसको भी कोरोना कैसे शुरुआत की स्टेजेस में ट्रीट करना चाहिए, इसकी बहुत अच्छे ढंग से जानकारी। इसलिए आवश्यक नहीं कि कोविड सेंटर के जो डॉक्टर है, उनकी ही केवल हमको मदद मिलनी चाहिए। सामान्य जिस डॉक्टर ने कई कोरोना की केसेस हैंडल की है, और हर एक को वो हैंडल करनी पड़ी है, कोई भी डॉक्टर इससे अछूता नहीं रहा है। जो जनरल प्रैक्टिस करता है, वो तो बिल्कुल अछूता नहीं रहा है, तो वो भी डॉक्टर हमको मदद कर सकता है। फिर उनमें से, हम में से कुछ लोगों को, करीबन 10 से 20% लोगों को हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता हो सकती है, जिनके लिए सामान्य बेड पर केवल एक देखरेख करने के लिए, शायद जिन लोगों के घर में क्वारंटाइन होने की व्यवस्था नहीं है, सेपरेट बाथरूम और रूम नहीं है, अटैच बाथरूम और रूम नहीं है,
ऐसी अवस्था में शायद कुछ लोगों के लिए मेडिकल के बेड्स की आवश्यकता होती। तो ये मेडिकल के बेड्स की आवश्यकता इसलिए होती है कि उसको उनको ठीक ढंग से मॉनिटरिंग करें, उनकी तरफ ध्यान दें। और ये मॉनिटरिंग करते समय अगर ऑक्सीजन की कमी आए या फिर फेफड़ों में बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन हुआ और सीटी स्कैन में वो पाया गया, तो फिर बाकी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय हो। इसलिए फिर बाद में ऑक्सीजन बेड्स ये नया, पहले ये सेपरेशन नहीं किया जाता था। लेकिन अभी मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने तो किया, काफ़ी सरकारों ने ये सेपरेशन किया होगा। पहले जब भी किसी को ऑक्सीजन लगता था, आईसीयू में उसको डाला जाता था। अभी ऑक्सीजन बेड्स की स्वतंत्र व्यवस्था की गई है कि जिनको आईसीयू की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑक्सीजन बेड्स काफ़ी है, ऑक्सीजन मॉनिटर करना पड़ता है। वहाँ तज्ञ डॉक्टर की आवश्यकता होती है। लेकिन एक डॉक्टर काफ़ी लोगों को मॉनिटर कर सकता है। तो ये आवश्यकता 10% के ऊपर लोगों को नहीं होती। फिर आईसीयू की व्यवस्था चाहिए, उससे भी अगर सीरियस होते हैं, और उससे भी सीरियस होते हैं तो वेंटिलेटर की व्यवस्था चाहिए। पहले ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर ये तीनों को एक ही साथ में हम समझते थे। अभी सरकारों ने ये स्वतंत्र व्यवस्था की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके। तो वेंटिलेटर हार्डली 2% लोगों के लिए लगता है। आईसीयू में कभी 5% से ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती, एवरेज 2% के आसपास की होती है। और ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, 10-20% तक हो सकती है। और बचे हुए 70% लोगों के लिए खास कर किसी भी चीज की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल डॉक्टर का ठीक ढंग से मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर की सलाह पर हम चले, तो ये 70% लोग तो आसानी से तंदुरुस्त बन सकते हैं, घर में रहकर भी तंदुरुस्त बन सकते हैं। अब ये वास्तविकता है। अब इसका परसेंटेज फैटल का क्या है, ये कहना आज की स्थिति में बड़ा कठिन है। मृत्यु दर जिसको हम कहते हैं, यानी 1.5 से लेकर तो 4% अभी हो सकता है। लेकिन कुछ डॉक्टरों ने कहा है कि 1.7, 1.8 तक ही मृत्यु दर अभी हम पकड़ पाए हैं, उससे ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है। लेकिन ये जो स्थिति है 1.7, 1.8 की, ये कुछ दिनों पहले की स्थिति है, जब बेड्स उपलब्ध थे, अच्छी ट्रीटमेंट उपलब्ध थी, डॉक्टर्स उपलब्ध थे, तब की बात है। अब ये परसेंटेज क्या होगा कहना बड़ा कठिन है। ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ये तो 5 से 10% जाने जा सकती है, यानी बहुत बढ़ सकती है। और महाराज जैसे प्रांत में भी ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है, जो एक अवेयर प्रांत है। यहाँ की सरकार भी अवेयर है, ताकत से काम करना चाहती है, प्रगत है, औद्योगिक राज्य है, इसके बावजूद यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसलिए लोगों की मृत्यु हो रही है। ये स्थिति है। अब इन सब में से हमको बचाने के लिए क्या उपलब्ध है? टीका, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के कारण हमारा बचाव होता है कि नहीं? डेफिनेटली होता है। कोरोना से बचाव होता क्या? नहीं, कोरोना से बचाव नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा है। लेकिन मृत्यु से तो डेफिनेटली बचाव होता है। ये जो 1.5 से लेकर 4% का मृत्यु दर है, मैं ऑक्सीजन की किल्लत के कारण होने वाला बावजूद में छोड़ रहा हूं, अभी उसको गिन नहीं रहा, या फिर बिल्कुल ही ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, लोगों को बिल्कुल ही ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, इस कारण होने वाले मृत्यु दर को भी नहीं पकड़ रहा। लेकिन अगर वैक्सीनेशन पूरा होता है, तो ये जो 1.5% मृत्यु दर हो सकता है या 4% का हो सकता है, उसको हम पूरी तरह से रोक सकते हैं।
फिर पॉइंट नॉट नॉट वगैरह एक हाथ दूसरा मृत्यु होगा। तो वैक्सीनेशन की ये सबसे बड़ी खासियत है। वैक्सीनेशन का एक भी टीका होता है जो 10 करोड़ लोगों का हो चुका है, तो एक टीके के कारण 50% हमारी जोखिम खत्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है। हॉस्पिटलाइजेशन की भी जोखिम बहुत बड़े पैमाने पर कम हो जाती है। यानी जिसको वैक्सीनेशन हुआ है उसको अगर 15-20 दिन का समय मिल गया है, 3 हफ्तों का समय मिल गया है कि एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए आवश्यक समय जो है वो, तो फिर उसको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। कोरोना होगा, इन्फेक्शन होगा, लेकिन उसको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा और आगे की कोई स्टेप्स नहीं होगी उसके बारे में। अगर 2 वैक्सीनेशन होते हैं और ये 2 वैक्सीनेशन के बाद में 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का समय मिल जाता है, तो उसके बाद में भी उसको कोरोना हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसका रूपांतरण बीमारी में नहीं होगा, डिजीज में नहीं होगा। एक माइल्ड लक्षण उसको दिखाई देंगे, माइल्ड तकलीफ होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यानी हमारे पास में वैक्सीनेशन जो है, ये सबसे कारगर तरीका सुरक्षा का उपलब्ध है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी वैक्सीनेशन हम सबके पास उपलब्ध नहीं। अब सरकार ने डिक्लेयर किया है इस सुनामी के कहर को देखकर कि 18 साल के ऊपर के लोगों को हम वैक्सीनेशन देंगे और भारत में 18 साल के ऊपर के लोगों की संख्या है कम से कम 100 करोड़, 90 करोड़ तो डेफिनेटली। तो 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना, इतनी उपलब्धता करना, ये बहुत कठिन बात है। यानी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के शब्दों में कहा जाए तो कोई भी दुनिया का देश, इसके पास ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं कि वो 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण कर सके। हमारे भारत के लोगों, 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण का मतलब होता है 200 करोड़ टीका उपलब्ध होना। और जो स्पीड है टीकाकरण का, टीका उपलब्ध होने का, वो इतना कम है कि सब लोगों को ये मिलना, जब 70% लोगों को टीकाकरण हो जाता है तो हर्ड कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो जाती है और कोरोना का कहर पूरी तरह से रुक जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए हमको काफी समय लगने वाला है। इसलिए मित्रों, ये स्थिति जो हमारे सामने है उसके आधार पर जिन लोगों को अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, हम में से जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है या फिर हमारे घर के लोगों को कोरोना हो चुका है, तो मान चलिए कि उनको आधा अधूरा एक टीका तो हो गया। क्योंकि एक बार कोरोना की लागन होने के बाद में, इन्फेक्शन होने के बाद में, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज निर्माण होती है, उसी के कारण हम बच पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। और ये सुरक्षा यंत्रणा हमारी जो अंदर की तैयार होती है, उस कारण अगर सेकंड बार हमको इन्फेक्शन हुआ, हो सकता है सेकंड बार हमको इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि एंटीबॉडीज का परिणाम कितने दिनों तक टिकता है इसके बारे में काफी अभी चर्चाएं चल रही है, जो संक्रमण के कारण हमको होता है। ये परिणाम 2-3 महीने तक तो डेफिनेटली टिकता है, शायद 5-6 महीने तक नहीं टिक पाता है, लेकिन घातक परिणाम उसका नहीं होता। तो हमारे आसपास में जो लोग हैं, हमारे घर के जो लोग हैं, जिनको एक बार कोरोना हो चुका है, तो मान लीजिए उन्होंने टीका लिया हो न लिया हो, वो काफी हद तक सुरक्षित है। कम से कम उनका परिणाम, यानी उनके संक्रमण का परिणाम फैटल नहीं होने वाला। इतना तो हम डेफिनेटली आज कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब ये ऐसी है कि जिन लोगों को अभी तक एक भी बार कोरोना नहीं हुआ है,
ऐसा एक जो बहुत बड़ा वर्ग है, उसके बारे में चिंता का विषय। इसलिए हमें ये देखना है अभी कि जिन लोगों को अभी एक भी बार कोरोना नहीं हुआ है और इस वक्त का कोरोना इतना भयानक है कि ये संक्रमण घर के एक व्यक्ति को होने के बाद में पूरे के पूरे घर के सभी लोगों को संक्रमण हो जाता है। शायद एक आधा ही व्यक्ति उसमें से बचता है। उसके दो फायदे भी होते हैं। अगर सभी के सिम्टम्स माइल्ड रहे तो सभी को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, घर में ही होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। सभी को इन्फेक्शन होने के कारण जगह, दूरी, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को अभी तक नहीं हुआ है, उनको अपने आप को बचाना। इसलिए हमें यह भी देखना है कि किसी भी स्तर पर हम में से किसी को जो बचे हैं, अभी तक जिनको संक्रमण नहीं हुआ है और जिनको बहुत पहले संक्रमण हो चुका है, 3-4 माह का ऊपर का समय निकल गया है, उनको दोबारा हो सकता है। थोड़ा कम सीवियर होगा, डेफिनेटली कम सीवियर होगा, लेकिन हो सकता है। इन सबके लिए मेडिकल के बेड की आवश्यकता ना पड़े, ये हमें देखना बहुत आवश्यक है। ये हमारे समाज के लिए भी आवश्यक है, हमारे देश की सरकारों के लिए भी आवश्यक है और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जान है तो जहान, और ये स्थिति अभी कई महीनों तक आगे तक चलने वाली। ये दूसरी जो लहर है, कहर है, इस लहर का कहर कम से कम 2-3 महीने तो चलने वाला, लंबा चल सकता है। कई देशों का यह अनुभव रहा है जहां 3-3, 4-4 महीने ये लहर चलते आई है। तो इसलिए हमको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। लैंसेट नाम का एक साइंटिफिक जर्नल होता है मेडिकल का, उसमें जो भी चीज प्रसिद्ध होती है उसको एक साइंटिफिक दर्जा होता है। उसमें एक नया संशोधन प्रसिद्ध हुआ कि ये जो कोरोना है अभी का, यानी ये जो वायरस है, पहले माना जाता था कि ये एयरबोर्न नहीं है। अभी ये वायरस एयरबोर्न भी है। एयरबोर्न का मतलब क्या होता है कि ये हवा से फैलता है। पहले का वायरस यानी जो हमारी जानकारी थी, उसके बारे में भी ये कहा जाता था कि वो भी हवा से फैलता है, लेकिन बाद में कई तज्ञों ने कहा कि नहीं, हवा से नहीं फैलता है। इसके जो हम खांसते हैं, छींकते हैं, बात करते हैं, इससे जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, हमारे मुंह से पानी की बूंदें जो बाहर आती है, उसके साथ में वायरस बाहर आता है। और ये ड्रॉपलेट्स 5 माइक्रो इस साइज के होने के कारण नेचुरली वो थोड़े हेवी होते हैं और जल्दी जल्दी जमीन पर गिर जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। इसलिए अगर हम 6 फीट की दूरी रखें तो पूरी तरह से हम सेफ रह सकते हैं। और फिर मास्क का महत्व था ही। लेकिन अभी कई डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने पूरे अभ्यास के साथ में कहा है कि नहीं, ये एयरबोर्न है। इसका मतलब ये हवा से फैलता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि केवल ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा नहीं फैलता है, एरोसोल्स के द्वारा भी फैलता है। जैसा हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ में भी कुछ पानी की बूंदें बाहर आती है। हम बोलते हैं, उसके द्वारा भी कुछ पानी की बूंदें बहुत छोटी होती है।
बाहर आती है और उसके साथ में ये वायरस होता है। ये बूंदें बहुत हल्की होने के कारण वो हवा में काफी देर तक तैरते रहती है और इसलिए उसके आसपास के परिसर में अगर कोई व्यक्ति आए तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कभी कोई व्यक्ति यहां छिक कर गया है, बोल कर गया है, तो आसपास काफी समय तक वातावरण में ये बूंदें रह सकती है जो बहुत ही छोटी होती है, इसलिए हवा में तैरते रहती है और वहां अगर हम जाए और हमने मास्क नहीं पहना है तो नेचुरली हम उनको सूंघेंगे, इनहेल करेंगे और हमें इन्फेक्शन हो सकेगा। ये एयरबोर्न का मतलब। एयरबोर्न का मतलब ये नहीं है कि वो हवा से तैर तैर कर बिल्कुल आपके पास आ जाए। आप 50 फुट दूरी पर हो, यहाँ कोई तो भी छींका है और 50 फुट दूरी तक वो तैर तैर कर आप तक पहुंच गया, ऐसा नहीं हो रहा है। उसका एयरबोर्न मतलब नहीं। ये फर्क हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए और भी ज्यादा समस्या हो चुकी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि इसका आर नॉट क्या है, ये डेफिनेटली कहा नहीं जा सकता है। कई डॉक्टर कहते हैं 1 से 25 लोगों तक फैल रहा है, कुछ लोग कहते हैं 15 लोगों तक फैल रहा है। कुछ दिनों बाद स्टडीज के आधार पर हमको डेफिनेटली पता चलेगा। मित्रों, इस समय के लहर की दूसरी एक बड़ी बात है, लास्ट टाइम की जो लहर थी उसमें सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर छोटे घरों में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को इन्फेक्शंस हुए थे। वैसे भी इस वातावरण में रहने वाले लोग जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर होती है। वो इतने अलग अलग संक्रामक रोगों के साथ में लड़ते रहते हैं और उसमें से ही जिंदा रहते हैं, तो इसलिए वहां पर रेट भी कम था, फैटल रेट भी कम था और संक्रमण का प्रमाण भी इतना ज्यादा नहीं था। उस समय जिन लोगों ने अपने आप को बचाया, क्योंकि बड़े पैमाने पर काफी महीनों तक लॉकडाउन था, जो लोग सोसाइटीज में रहते थे, फ्लैट्स में रहते थे, बंगलों में रहते थे, बड़े घरों में रहते थे, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग, ऐसे वर्गों के लोगों को अभी बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि तब उन्होंने अपने आप को बचाया था। इसका मतलब ये जो वायरस है जिसको हम डबल म्यूटेंट कहते हैं, ये वही कोविड-19 है, लेकिन उसका स्वरूप बदल चुका है। ये डबल म्यूटेंट वायरस के झोपड़पट्टी के लोगों पर परिणाम नहीं करता है, डेफिनेटली करता होगा, लेकिन वहां इन्फेक्शन का प्रमाण इसलिए कम है कि पहले वायरस ने, यानी यही वायरस पहला जो था उस स्वरूप में, उसने जाने अनजाने में बड़े पैमाने पर इस तबके में हर्ड कम्युनिटी निर्माण कर चुका है। इतने बड़े पैमाने पर वो इन्फेक्शन हो चुके हैं कि धीरे धीरे उनमें से 50%, 60% लोगों में ये फैल गया। इसलिए अभी वहां से संक्रमित लोगों का प्रमाण हमको कम दिखता है। ये सब स्थिति देखने के बाद में हमारे हाथ में क्या है? मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ी आवश्यकता है, हमें 100% संक्रमण नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ये ठीक है, लेकिन हमें बेड की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हमें मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी सीरियस की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि जिसके लिए हमें हॉस्पिटल के बेड्स लगे। ये हमें देखना है और उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। हमारे हाथ में दो तरीके हैं। एक है सुरक्षा नियमों का पालन करना, कड़ाई से पालन करना, और दूसरा है हमारी मेंटल हेल्थ बढ़िया रखना। और ये दोनों चीजें हमारे पूरी तरह से हाथ में। इसके बावजूद अगर हम संक्रमित होते हैं तो शायद वो फैटल तक नहीं पहुंचे।
अब इस सुरक्षा नियमों का हमको कड़ाई से क्या पालन करना है? सबसे पहला, डबल मास्क पहनना है। डबल मास्क का मतलब होता है, जो मास्क के कपड़े हैं उसके 2 स्तर होने चाहिए। मास्क हमको इस ढंग से पहनना है कि हम जो सांस लेते हैं, चाहे मुंह से ले, चाहे नाक से ले, वो सांस मास्क के द्वारा ही आनी चाहिए। कहीं यहां से थोड़ी सी जो है वहां से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मास्क चाहिए। आप बोलोगे सर कि आप बोल रहे हो लेकिन आप तो मास्क पहन के नहीं हो। मुझे एक चीज का फायदा ऐसा है कि मैं घर में अकेले रहता हूं। ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं मुंबई के घर से मेरे, क्षितिज अभी है पूना में है। मैं अकेले रहता हूं, ना घरे मेरे घर में कोई आता है ना मेरे घर में कोई जाता है। आप बोलोगे कि आपको फिर बाहर जाता पड़ना पड़ तो होता होगा, मार्केट से चीजें लाने के लिए जाना पड़ता होगा। वो भी दिक्कत मेरी नहीं होती है, मुझे सुरक्षा है पुलिस की। तो फिर 2 पुलिस के एसपीओ लेकर मैं मार्केट में जाऊं, यानी 3 लोगों को लेकर जाऊं, इससे बजाय वे ऐसा करते हैं कि वे खुद ही सामान लेकर आते हैं। मेरा जाना भी बच जाता है और इसलिए मेरा किसी के साथ में संपर्क नहीं आता है। और अभी मैं जो बोल रहा हूं, यहां तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूं और दिन ब दिन अकेला होता हूं। कई दिनों तक अकेला ही होता हूं। इसलिए मैंने अभी मास्क पहना नहीं तो आज स्थिति ऐसी है कि हमको घर में भी मास्क पहनना आवश्यक है, क्योंकि हम में से कोई ना कोई किसी के संपर्क में आ सकता है। वो संक्रमित हो सकता है, वो असिम्प्टोमेटिक हो सकता है, उसको कोई लक्षण नहीं है, बाद में शायद लक्षण पैदा भी हो, तो पहले वो संक्रमित हो चुका है और उसके द्वारा हम सब संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हम एक ही घर के लोग होने के बावजूद हमने मास्क पहनना चाहिए घर में भी, और मास्क डबल कपड़ों का होना चाहिए। क्योंकि अभी हमको पता चल चुका है कि ये एरोसोल्स के द्वारा फैलता है, यानी हम जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, बात करते हैं, उससे भी फैल सकता है। और हमारा घर अगर बंद होता है, छोटा होता है कमरा, चाहे बड़ा कमरा हो, चाहे छोटा हो, लेकिन बंद होता है, खिड़कियां खुली रखे वगैरह वगैरह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बाकी का बहुत बड़ा हिस्सा बंद होता है, तो नेचुरली इसके फैलने की गुंजाइश ज्यादा होती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि हमारे घर में क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर आपका बंगला है तो फिर क्रॉस वेंटिलेशन होता है, फ्लैट्स में जनरली क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है, बहुत बड़े फ्लैट्स होते हैं वहीं पर क्रॉस वेंटिलेशन होता है। तो इसलिए हमारे सामने डबल मास्क के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। फिर हम सबको पता है, बार बार हाथ धोना है, मुंह को और आंख को कम से कम हाथ लगाना है, क्योंकि हमारे हाथों के द्वारा जहां से संक्रमण हो सकता है, हमारे नाक से, मुंह के द्वारा, वहां तक ये विषाणु नहीं पहुंचना चाहिए, और इसलिए बार बार हाथ धोना है, बार बार हाथ हमको असंक्रमित रखने हैं। और रहा सवाल अभी सोशल डिस्टेंसिंग का, तो ये हमारा जो 6 फुट का दायरे की बात थी, ये 6 फुट का दायरा तो अभी कायम ही रखना है, लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर एयरसोल्स के माध्यम से पहुंचता होगा, हवा में रहने वाले पानी के छोटे छोटे कणों के द्वारा ये पहुंचता होगा, और बंबई के जैसे शहर में तो बड़े पैमाने पर पानी के कण हवा में होते हैं, तो इसलिए ये किसी के छींक के द्वारा, किसी के बोलने के द्वारा, किसी के सांस छोड़ने के द्वारा ज्यादा अंतर तय कर सकते हैं, ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, डिस्टेंस तय कर सकते हैं। इसलिए 6 फीट की दूरी काफी नहीं।
ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन कम से कम 6 फीट का दायरा तो हमको रखना ही है। जो बंद जगह है, मैं सभी तज्ञों की बातें सुनकर आपको कह रहा हूं, मैं कोई इस क्षेत्र का तज्ञ नहीं। जहां मेरी विशेषता है वहां मैं अलग ढंग से आपके साथ में बात करूंगा। ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स के, जो तज्ञ डॉक्टर्स हैं, इनके इंटरव्यूज सुनकर ये सब बातें मैं आपसे कह रहा हूं। बंद जगहों को, जहां हवा का वेंटिलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, अगर वहां एक से ज्यादा लोग हैं तो ऐसी जगह में टालने की कोशिश करनी चाहिए। मजबूरी है, हम एक ही घर में रहते हैं तो मास्क पहनकर ही रहना चाहिए। नजदीक के लोगों ने भी मास्क पहनकर रहना चाहिए। अगर पति जी किसी कारणवश घर के बाहर जाते हैं, पत्नी जी अगर किसी कारणवश घर के बाहर जाती है, तो दोनों ने भी मास्क पहनना चाहिए। नहीं तो सोचेंगे कि हम कैसे एक दूसरे के सामने मास्क पहनकर बैठे, हम तो साथ में आते हैं, इसके बावजूद मास्क पहनना जरूरी है। और तीसरी बात जो सरकारें बार बार आह्वान हमको कर रही है कि जब तक हमारे को कोई बहुत महत्व का काम नहीं है, हमने घर के बाहर नहीं जाना। ये हमको अमल में लाना। ये अगर ये चीजें हम अमल में लाते हैं, जब भी कोई किसी कारणवश हमारे घर में आएगा तो सबसे पहले उसको कंपलसरी कीजिए, मास्क पहने बगैर घर में मत आने दीजिए। अगर आपको कोई सामान ला कर देता है, कोई ऐसा कहता है, तो कई लोग बहुत बहुत प्रेम करने वाले लोग होते हैं, सामने के अतिथि का आदरातिथ्य करने वाले लोग होते हैं। थोड़ा उसको हमको टालना पड़ेगा। बुरा लगता है, मानवता की दृष्टि से बहुत बुरी चीज है, लेकिन उसको हमको अमल में लाना पड़ेगा। किसी को भी घर में न लेने की तैयारी हमने रखनी चाहिए। सामने का व्यक्ति मास्क पहनकर हो, हमें जो भी चीजें दे, वो चीजें लेते समय लेने को कोई हर्ज नहीं है। हाथ से कोई ट्रांसमिट नहीं होता है वो दूसरे के इसमें, लेकिन जो चीजें हैं उसके हाथ है, उसमें कुछ संक्रमण हो सकता है। तो वो चीजें लेने के बाद में उसको हम हाथ अपना धोए, चीजों को उस पर थोड़ा फव्वारा मारे ताकि वो पूरी तरह से स्टेरलाइज हो जाए। अभी इसके बारे में थोड़ा, कई तज्ञों का कहना ऐसा है कि पहले जो हम कहते थे कि सब चीजों पर जो चीजें होती है, कोई भी चीजों के साथ में ये वायरस काफी समय तक जिंदा रहता है और उसके द्वारा इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा अभी महत्व नहीं दिया जाता है। यानी उसके बारे में पहले हर चीज आने के बाद हम धोते थे, उसको सैनिटाइज करते थे, लोग सब्जियां भी सैनिटाइज करते थे। यहां तक की जरूरत नहीं। जिन चीजों को हम धो सकते हैं उनको धोइए, उतना काफी है। तो अगर हम उनके हाथ से कोई चीज लेते भी है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाथ बाद में धो ले। जो चीजें डिसैनिटाइज कर सकते हैं, यानी सॉरी सैनिटाइज कर सकते हैं, उनको सैनिटाइज कीजिए। ये सब चीजें हमको अभी अमल में लानी है। यानी यहां केवल हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, ये सही माने में सामाजिक सुरक्षा है। सरकारों के लिए भी ये सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि एक हद से अगर ये संक्रमण की केसेस बढ़ेगी तो सरकार पूरी तरह से चरमरा जाएगी, मेडिकल हमारी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और पूरे भय का कहर भारत भर में फैलेगा। काफी प्रांतों में तो ये फैल रहा है, लेकिन जहां ये अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहां तो भी ये कम से कम फैलना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र जैसे प्रांत में तो नहीं फैलना चाहिए, केरल जैसे प्रांत में नहीं फैलना चाहिए, दिल्ली में भी काफी अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास होता है, वहां भी नहीं फैलना चाहिए। तो जहां जहां सरकारें अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है वहां तो नहीं फैलना चाहिए, उन पर का दबाव हमने नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये ठीक है, गलतियां हैं नहीं है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले क्या सोए थे क्या, अकल नहीं थी क्या, ये सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे।
अभी के सिचुएशन में उनके ऊपर का लोड बढ़ाना असंभव सा बात है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल बेड बढ़ाने से काम नहीं होता है, खाट यानी बेड्स बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, तज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, और वो आसमान से एक दिन में नहीं टपकते, और इसलिए उसको मर्यादा है, उस मर्यादा को हमको समझना पड़ेगा। और इसको बावजूद जो लक्षण होते हैं वो दिखते ही हमने तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी। कौन से डॉक्टर की मदद लेनी है? ये जरूरी नहीं है कि आपने जो कोविड सेंटर्स के डॉक्टर है जहां काम करते हैं उन्हीं के साथ में आपने संपर्क करने चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि हमारे आसपास के जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, चाहे जनरल प्रैक्टिशनर्स हो चाहे दूसरे प्रैक्टिशनर्स हो, उनको भी अभी इस विषय की काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, वो भी काफी अवेयर है, उनकी भी मदद हमें काफी हो सकती है। क्योंकि कोविड सेंटर्स के जो माध्यम के द्वारा पहले सर्विसेज दी जाती है उन पर इतना लोड बढ़ चुका है कि वो ठीक ढंग से हमारे फोन भी नहीं उठा पाते, सलाह भी नहीं दे पाते। महाराष्ट्र में यह व्यवस्था बहुत सुंदर थी, बाकी जगहों के व्यवस्था के बारे में मैं इतना जानता नहीं। जैसे ही हम जानकारी देते थे वैसे वो लोग आते थे, सलाह देते थे, मॉनिटरिंग करते थे, जब संख्या इतनी नहीं थी तब। अब ये अवस्था नहीं है, इसलिए अब ये वहां तो हमको जानकारी देनी है, आरोग्य सेतु के द्वारा तो ये जानकारी देनी है, या फिर उनके जो नंबर्स होते हैं उसके द्वारा जानकारी देनी है, लेकिन हम हमारे आसपास के डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं, उनके नंबर्स हमारे पास रखें, उनके संपर्क में रहे, उनकी सलाह ले। अब लक्षण क्या है हम सबको अच्छे ढंग से पता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि पहले हमको हमेशा लगता था कि हमें सर्दी हुई, जुकाम हुआ, गले में खराश महसूस हुई, गले में दर्द महसूस हुआ, खांसी महसूस हुई, बुखार हुआ, कि हमें कोरोना हो सकता है। अभी थोड़े दूसरे लक्षण ज्यादा तीव्रता से हमें दिखते हैं। पेट खराब हुआ, पेट खराब होने के साथ में बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, नौशिया क्रिएट हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, और हमें बास नहीं आ रही है, ये लक्षण कोरोना के हो सकते हैं। ये लक्षण पहले भी थे, ये कोई नए लक्षण नहीं है, लेकिन अभी पेट खराब होना, लूज मोशंस होना, नौशिया होना, डायरिया होना, वोमिटिंग होना, ये लक्षण ज्यादा पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं। और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, सांस लेने में तकलीफ, इसमें एक अच्छा तरीका बताया गया डॉक्टर रवि गोडसे ने। अब उनकी हर बात को मैं बहुत सीरियसली नहीं ले पाता हूं, लेकिन उनके नॉलेज के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए हमें। वे कहते हैं कि ये रेस्पिरेटरी जो हमारी ताकत है, क्षमता है, हम खुद घर में टेस्ट कर सकते हैं। जोर से सांस ले, पूरी छाती भरकर, मैक्सिमम इजीली संभव है उतना रोके और छोड़े, और इसके साथ में मन ही मन गिनती करते रहे। एक बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, जब अब नॉर्मल हो। समझो ऐसा हुआ कि 60 गिनती तक हम सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ये करीबन 60 सेकंड के आसपास आ जाता है। कम ज्यादा होगा, जैसे उसी क्रम में, उसी अंतराल में हमको ये गिनती करनी। 2 बार 3 बार आप करें तो आपका एक नंबर तय होता है कि भाई 70 है, 60 है, 80 है, 50 है, जो भी है। जब भी आपको महसूस हो कि मुझे थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब यही प्रक्रिया को दोहराइए, गिनती कीजिए। और पहले हमारी गिनती 70 थी, अभी 50 हो रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब हमको कोई तो भी रेस्पिरेटरी दिक्कतें शुरू हुई चुकी।
सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो चुकी। ये अच्छा उपाय है घर की घर में। फिर हम जानते हैं ऑक्सीजन को मॉनिटर करना 94 तक है तो वो बहुत चिंता का कारण नहीं है। टेम्परेचर के बारे में भी पता है आप सब। तो ये हमको करना है और जैसे ही संभव हो वैसे हमको वैक्सीनेशन करना है। अब वैक्सीनेशन के लिए 1 मई से 18 के ऊपर के लोगों को अलाउ किया गया है। तो क्या भयावह भीड़ तैयार होगी? क्योंकि अभी ही महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य में भी कई जगह बोर्ड्स लगे हैं कि टीका रोक दिया गया है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। तो यह स्थिति तो होने वाली है। इसलिए उसकी जो भी यंत्रणाएं हैं उसके अनुसार हमको काम करना पड़ेगा और हम काम करेंगे। तो ये बातें मैंने आपके सामने जो सामान्य बातें हैं उसमें कोई विशेष बात नहीं है। सभी टीवी से लेकर हर जगह आप सुनते हो वही बातें एक जगह पर इत्मीनान से मैंने आपके सामने रखी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।